प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। यह व्याख्यान एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों के लिए उनके 4th पेपर के प्रथम यूनिट के एक टॉपिक पर तैयार किया गया है। इस व्याख्यान में एमएससी प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर का 4th पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फर्स्ट यूनिट के एक टॉपिक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को लिया गया है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को जानना आवश्यक होगा। यहाँ हम पहले कॉन्टिन्यूअस आर्क, मल्टीपल पॉइंट ऑफ आर्क, जॉर्डन आर्क, रेगुलर आर्क, कॉन्टूर, पार्टीशन, रेक्टिफिएबल आर्क, रीमान डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में विचार करेंगे या इन टर्म्स को पर डिस्कशन करेंगे। इस व्याख्यान का उद्देश्य विद्यार्थियों को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल से परिचित कराना है। सर्वप्रथम हम कॉन्टिन्यूअस आर्क को देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस आर्क को परिभाषित किया जाएगा। सपोज कोई आर्क L, आर्क का नाम हम L दें, उस पर एक पॉइंट Z लें और सपोज किया जाए कि Z is a function of a parameter t and written as Z is equal to ZT is equal to phi t plus I psi t। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में Z is equal to ZT को हमने phi t plus I psi t से डिनोट किया, where x is equal to phi t and y is equal to psi t चूज करें। If phi t and psi t both are real continuous function of the real variable t, then the arc L is called continuous arc। यदि phi t और psi t दोनों ही किसी रियल वेरिएबल t के लिए रियल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो तो आर्क L कॉन्टिन्यूअस आर्क कहलाएगी। नेक्स्ट टर्म है मल्टीपल पॉइंट ऑफ आर्क। इफ द इक्वेशन 1 and 2, it means x is equal to phi t and y is equal to psi t. Both equations are satisfied by more than one value of t। यदि दोनों इक्वेशन t की एक से अधिक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होते हों तो देन द पॉइंट z इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट ऑफ आर्क। ऐसी स्थिति में पॉइंट z आर्क का मल्टीपल पॉइंट कहलाएगा। जॉर्डन आर्क, ए कॉन्टिन्यूअस आर्क विदाउट मल्टीपल पॉइंट इज कॉल्ड ए जॉर्डन आर्क। एक ऐसी कॉन्टिन्यूअस आर्क जिस पर कोई भी मल्टीपल पॉइंट नहीं है जॉर्डन आर्क कहलाएगा।
रेगुलर आर्क, रेगुलर आर्क को हम डिफाइन करेंगे एन आर्क ऑफ ए जॉर्डन कर्व। पूर्व में हमने जॉर्डन आर्क के बारे में जाना। ऐसे कई जॉर्डन आर्क को मिलाकर के एक जॉर्डन कर्व बनाई जाए और जॉर्डन कर्व का एक आर्क लिया जाए। वह आर्क, इट मीन्स एन आर्क ऑफ ए जॉर्डन कर्व is called the regular arc if phi dash t and psi dash t are also continuous. It means first derivative of phi t and psi t with respect to t are also continuous. Next term है contour. If a Jordan curve consisting of continuous chain of a finite number of regular arc, यदि जॉर्डन कर्व रेगुलर आर्क की एक निश्चित संख्या के कॉन्टिन्यूअस चेन को रखे तो यह जॉर्डन कर्व कॉन्टूर कहलाएगा। फिर से देखें, इफ ए जॉर्डन कर्व consisting of continuous chain of a finite number of regular arc, then it is called contour. Suppose P be the starting point of the first curve and Q be the end point of the last curve, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। Then the integral along the such curve is written as integral PQ FZ TZ. And if P and Q are coincide, it means starting point of the first curve and end point of the last curve are coincide, then this contour is called the closed contour, and in this situation the integral is written as integral C FZ TZ. Next term है partition. Suppose A be a closed interval and we divide it into n subintervals t0 t1 t1 t2 tn minus 1 tn. It means closed interval AB में हम यदि t1 t2 tn minus 1 ऐसे पॉइंट को इंसर्ट करें और एक फर्स्ट पॉइंट क्लोज इंटरवल ए बी स्टार्टिंग पॉइंट ए को t0 से और एंड पॉइंट बी को tn से डिनोट करें, तो ऐसे सब इंटरवल्स t0 t1 t1 t2 अप टू tn माइनस 1 tn जो कि इनक्वलिटी नीचे लिखी गई इनक्वलिटी को सेटिस्फाई करते हो, इट मीन्स t0 लेस देन t1, t1 लेस देन t2 अप टू tn minus 1 less than tn, where t0 is equivalent to a and tn is equivalent to b suppose किया, तो then the set of that points means t0 t1 t2 tn, इन पॉइंट्स का एक सेट p कैपिटल P से डिनोट किया जाए, तो this set is called the partition of the interval AB. नेक्स्ट टर्म है रेक्टिफिएबल आर्क. Suppose L be a Jordan arc defined by Z is equal to ZT plus phi is equal to phi t plus I psi t. एक जॉर्डन आर्क L लें जिसको हम Z is equal to ZT is equal to phi t plus I psi t से डिफाइन करें, where t lie between A and B, जहाँ पर t A और B के बीच में है कि वैल्यूज को रखें. And suppose P, the set P, T0, T1, T2 up to Tn, this set P with any partition on AB corresponding to the values T0, T1, T2 up to
Tn of T. Suppose Z0, Z1, Z2, Zn be the points of this arc. Suppose किया कि इस जॉर्डन आर्क पर Z0, Z1, Z2, Zn इन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स T की डिफरेंट वैल्यू के, यानी T0, T1, T2 अप टू Tn के करस्पॉन्ड में हैं, इनके संगत ये पॉइंट्स हैं. And by joining successively Z0, Z1, Z1 and Z2 and show, it means Z0 और Z1, Z1 और Z2 और इसी प्रकार ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन यदि हम करते जाएं तो वी गेट द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की हमें लेंथ मिलेगी. एंड इट इज गिवन बाय सिग्मा, नोटेट करेंगे हम सिग्मा से. सिग्मा इज इक्वल टू समीशन आर फ्रॉम 1 to n LR, where LR is denoted by arc ZR minus 1 ZR, where R run from 1 to n. It means for R is equal to 1, arc Z0, Z1 को हम डिनोट करेंगे L1 से. When R is equal to 2, then arc Z1, Z2 को डिनोट करेंगे L2 से एंड शो. तो इस प्रकार से हमें डिफरेंट आर्क लेंथ मिलती जाएगी L1, L2 प्लस L3 अप टू Ln. इसको हम डिनोट कर सकते हैं अगले स्टेप में. R is equal to 1 to n modulus of the ZR minus 1 means length of the arc Z0, Z1 and Z1 and Z2 and Z2 and Z3 ऐसी डिफरेंट सभी आर्क को हम Z0, Z1 को L1 से, Z1, Z2 आर्क को L2 से, Z2, Z3 को L3 से एंड शो से डिनोट करें तो हम इस तरीके का इक्वेशन लिख सकते हैं. तो वी गेट द समेशन R from 1 to n ZR minus 1. And if this sum sigma tends to a unique limit L as n tends to infinity and the norm of the partition P tends to 0. ऊपर इक्वेशन में लिखा गया सम यदि किसी यूनिक लिमिट L को अग्रसर होता हो या टेंड्स करता हो जब n इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होता हो और साथ में पार्टीशन P का नॉर्म 0 की ओर टेंड करता हो, तब आर्क L जिसको कि हम डिफाइन कर रहे हैं Z इज इक्वल टू ZT इज इक्वल टू phi t प्लस I psi t से, is called the rectifiable arc of length L. एक बार फिर से देखें. If the sum sigma tends to a unique limit L as n tends to infinity and the norm of partition P tends to 0, then the arc L, which is defined by Z is equal to ZT, is called the rectifiable arc of length L. नेक्स्ट टर्म है रिमान डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रल ऑफ द above curve means rectifiable curve या ये कहें कई रेक्टिफिएबल आर्क को मिलाकर के एक कर्व बनाई जाए तो उसके अलोंग इंटीग्रल
को रीमान द्वारा डिफाइन किया गया, and this integral is written as a to b fz dz is equal to limit n tends to infinity r summation r from 1 to n zr minus 1 fx xi r, where xi r lie between zr minus 1 zr. A is the starting point of the curve and b is the end point of the curve. And for closed contour, when starting point of the curve and end point of the curve are coincide, then the contour is closed. And in this case, we can write integral c fz dz is equal to limit n tends to infinity summation r from 1 to n zr minus 1 fx xi r. नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। इसे हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इंटीग्रल c dz को इवेलुएट कर रहे हैं, where c is any reactive variable arc joining the point z is equal to alpha and z is equal to beta, where alpha is the starting point of the arc and beta is the end point of the arc. और हमें इंटीग्रल इवेलुएट करना है इंटीग्रल c dz. Here we observe that the integrand in the integral is continuous on c, therefore the given integral is exists, and we have integral c dz limit n tends to infinity r from 1 to n zr minus 1. Here fz is equal to 1, so we can write integral c dz is equal to limit n tends to infinity r from 1 to n zr minus 1. After simplification, we write limit n tends to infinity z1 minus z0 plus z2 minus z1 up to zn minus 1. Break the summation. After again simplification, we get limit n tends to infinity zn minus z0. Here z0 is the starting point of the curve and zn is the last point of the curve, and denoted by alpha and beta respectively. So in case limit n tends to infinity, we can write beta minus alpha. So thus we get the value of the integral c dz is equal to beta minus alpha. And in particular, if c is closed, if c is the closed contour, then alpha is equal to beta. It means when c is the closed contour, then starting point of the curve and end point of the curve both are coincide, and in this situation we get alpha is equal to beta, and therefore integral c dz is equal to 0. नेक्स्ट एग्जाम्पल इंटीग्रल सी जेड डी जेड को इवेलुएट करना है, where c joining the point z is equal to alpha and z is equal to beta. Here we see again the integrand is continuous on c, therefore the given integral is exist. And we have the Riemann definition of integration on C as written as equation number 1. इस इक्वेशन को हम पूर्व में Riemann definition of integration में देख चुके हैं, तो Riemann definition of integration को हम लेकर के चलते हैं। Here xi r lie between zr minus 1
and ZR. प्रॉब्लम में दिया हुआ है fz इज इक्वल टू z, फंक्शन हमारा z के रूप में है और xi r की वैल्यू हम क्रमशः zr और zr माइनस 1 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. It means put fz is equal to z and zr xir is equal to zr and zr minus 1 successively in 1. We get these two equations. Equation number 2, integral c z dz is equal to limit n tends to infinity summation r from 1 to n zr minus 1 zr, and integral c z dz is equal to limit n tends to infinity summation r from 1 to n zr minus 1 and zr minus 1. So from equation number 1 we get by some substitution equation number 2 and 3. Now we add equation 2 and 3 and get this equation. 2 times of the integral c z dz is equal to limit n tends to infinity summation r from 1 to n zr minus 1 multiplied by zr plus zr minus 1. And after simplification we get the equation limit n tends to infinity summation r from 1 to n zr square minus zr minus 1 square. Again simplified. Here we break the summation from r is equal to 1 to n, and after simplification we get limit n tends to infinity zn square minus z0 square. Since we have already z0 is equal to alpha and zn is equal to beta, means z0 is the starting point of the curve and zn is the end point of the curve. So as limit n tends to infinity, we put this result, we get the beta square minus alpha square. And finally, we get the integral c z dz is equal to 1 by 2 beta square minus alpha square. In particular, if c is closed, if c is the closed contour, then alpha is equal to beta. We get alpha is equal to beta. It means starting when c is the closed contour, then the starting point of the curve and end point of the curve both are coincide, and in this situation we get alpha is equal to beta, and therefore finally we get integral c z dz is equal to 0. See another example. Integral c, evaluate integral c mod dz, where c is the any rectifiable arc joining the point z is equal to alpha and z is equal to beta. Here we again see that integral is continuous on c, therefore the given integral is exist. We have integral c mod dz is equal to limit n tends to infinity summation from r is equal to 1 to n modulus of the zr minus 1. Here since fz is equal to alpha, and this equation is written from Riemann definition of integration. Riemann definition of integration की सहायता से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, and here fz is equal to 1 है.
After simplification, we get the limit n tends to infinity, break the sum. We get mod z1 minus z0 plus mod z2 minus z1 up to mod zn minus 1. And it is also written as limit n tends to infinity chord z1 z0 plus chord z2 z1 up to chord zn minus 1. It can be also written as when n tends to infinity, we write chord zn z0 z1 z0 as arc z1 z0, chord z2 z1 written as arc z2 z1. Thus we get arc z1 z0 plus arc z2 z1 plus up to arc zn minus 1. And finally, sum of these arc get the arc length of C. यदि हम इन सभी आर्क z1 z0 z2 z1 zn minus 1 इनकी लेंथ को ऐड करें तो we can get arc length of C. So thus integral C mod dz is the arc length of C. Next topic है absolute value of a complex integral. If a function fz is continuous on a contour C of length L and let m be the upper bound of mod fz on C, that is mod fz less or equal to m for every point z on C. Then prove that modulus of the integral C fz dz less or equal to ml. एक बार फिर से देखें, यदि कोई फंक्शन fz contour C पर continuous हो, whose length is L and a number m with the upper bound of mod fz on C, that is mod fz less or equal to m for every point z on C, then we prove this result. Modulus of the integral C fz dz less or equal to ml. विद्यार्थियों, यह एक महत्वपूर्ण थ्योरम है जिसका उपयोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आगे आने वाली थ्योरम्स को प्रूव करने में किया जाएगा। इसलिए इस थ्योरम को यहाँ पर गहराई से समझना आवश्यक है। प्रूफ में हम देखते हैं, we have already Riemann definition of integration on C as it is written by equation 1, where psi r lie between zr minus 1 and zr. On taking the modulus of both sides of equation 1, we get equation number 1 के दोनों तरफ यदि हम मॉडुलस अप्लाई करते हैं तो we get modulus of the integral C fz dz is equal to modulus of the limit n tends to infinity summation r from 1 to n zr minus 1 fx I r. And as we know that the modulus of the sum is less than or equal to the sum of the moduli.
यह हमने पूर्व में पढ़ रखा है कि मॉडुलस ऑफ द सम is less than or equal to the sum of the moduli. Therefore, the above equation is written as modulus of the integral c of z dz less or equal to limit n tends to infinity summation r from 1 to n modulus of zr minus 1 f x I r. After simplification, it can be written as limit n tends to infinity summation r from 1 to n modulus of the zr minus 1 and multiplied by modulus of the fxi r. Or it can be written as such, means modulus of the integral c f z dz less or equal to m, where modulus of the fxi r is less or equal to m, because m is the upper bound of mod fz on C, and limit n tends to infinity summation r from 1 to n mod zr minus 1. In further step, this limit can be written as integral c mod dz It means this summation as n tends to infinity is the length of the arc and integral c dz is the arc length of C. And we have already arc length of C is L, and it is given in the statement of the theorem. Length of the arc is L. So we get ML. And finally we get modulus of the integral c fz dz less or equal to ML. जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा कि यह एक महत्वपूर्ण थ्योरम है, विद्यार्थी इसे गहराई से अध्ययन करें। यह आगे आने वाली कई थ्योरम्स को प्रूव करने में सहायता करेगा। इस व्याख्यान में जिन विषय वस्तुओं को शामिल किया गया है उसे और गहराई से समझने के लिए यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस, कुछ बुक्स के नाम इस व्याख्यान में दिया जा रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर रेफरेंस बुक्स के नाम आ गए हैं। विद्यार्थी इन रेफरेंस बुक की सहायता से इस व्याख्यान में दिए गए विषय वस्तु को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। एसेस योरसेल्फ, एसेस करने के लिए विद्यार्थियों को इस व्याख्यान में बताए गए सभी टर्म्स की डेफिनेशन, उनका गहराई से अध्ययन किया जाना आवश्यक है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे स्वयं सभी टर्म्स की डेफिनेशंस को अच्छे से समझने का प्रयास करें। साथ में इसी व्याख्यान में बताए गए सबसे
महत्वपूर्ण थ्योरम को भी गहराई से पढ़ने का प्रयास करें।